आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शरीक हो रहे हैं प्रोग्राम में, और वो लोग जो लगातार आते रहे हैं। कुछ लोग अपनी बात कहने के लिए इस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, आते हैं अपनी बात कहने के लिए कि नहीं मुझे आज अपनी बात कहनी है। मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं। और वो तमाम लोग जिनको मैं, ऐसे भी लोग कई हैं जिनको मैं कहता हूं कि पैनल में शरीक हो जाइए, पैनल में आ जाइए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं रस्सी के पीछे ही मौजूद हूं और मैं रस्सी के पीछे ही बहुत अच्छा हूं। ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग इतने उतावले हैं कि वो सुनना भी नहीं चाहते, वो कूद कराना चाहते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं जरूर आऊंगा आपके पास, निश्चित तौर से आऊंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज शरीक हो रहे हैं प्रोग्राम में, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी कहीं में कहां से? अच्छा, आप तो आते हैं, रोज आते हैं, आते रहते हैं, लगभग हफ्ते में 4 दिन आते हैं। मंगलवार शनिवार आज स्पेशल आया हूँ। आज स्पेशल आए हैं? इधर से निकल रहा था, मैं रुक गया। अच्छा, वैसे तो 2 दिन है, लेकिन अगर तीसरा दिन हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। नशा है, मैं तो बार बार कहता हूं ये नशा है, और इस नशे में शरीक होकर बहुत सारे लोग, मैं तो कहता हूं रोज आने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आइए। कहां से आए हैं आप? इंदौर। इंदौर से? हुई तो कुछ लाई खाने के लिए? हाँ आने का आइडिया नहीं था सर। हाँ, नहीं आइडिया रख लीजिए, खाने के लिए जरूर लेके आया करिए। जब आइए तो जरूर लेके आइए। इंदौर तो खाने के लिए इसलिए कहा, मैं मजाक कर रहा था। इंदौर ऐसी जगह है कि वहां आप किसी के घर में भी चले जाइए, शाम को बाजार में निकल जाइए, बगैर खाए हुए लौटेंगे ही नहीं। घर में खाएंगे कैसे, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंदौर से दूर दूर से आए हुए लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। जो ऑफिस खत्म करके इस रास्ते से जाते हैं, मैं उनके भी चेहरे पहचानता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन शो में जरूर शरीक होते हैं। उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, कहां से आना हुआ? श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल। आपका चैनल और आपका वो बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ स्पेशल आई हूँ। इसीलिए स्पेशल आए हैं। बहुत अच्छा किया आप आ गई, और मैं भी इंतजार ही कर रहा था आपका। मैं ऐसा कहता हूं अमूमन सबसे कि आप आ गए, अच्छा किया आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। और ऐसा ही मैं, वो कीर्ति नगर है ना बगल में आपके, है ना? वो कीर्ति नगर में एक बार मैं भटक के उधर पहुंच गया था, तो वहीं रुक गया। फिर रात में, मैं घुमंतू आदमी हूं, घूमता रहता हूं इधर उधर। ये तो बात है, बात का सिलसिला है, जोड़ता रहूंगा। लेकिन जरूरी मुद्दे भी हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं, और लोगों की बातचीत भी है, मैं उनको भी बात करूंगा, लोगों से तारुफ भी करा देता हूं। अनिल यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत पुराने हमारे मित्र भी हैं और आज यहां शरीक हुए, कभी कभी आते भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई कलर बचा होगा अनुजा, मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी कोई कलर होता हो। इंद्रधनुष, हाँ जी, प्यार का कलर है। ये अनुजा है, बगैर जवाब दिए कहां रह सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी कलर आप पे फबे और वो कलर भी आप पे अच्छा लगे, दिन रात चौगनी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा फॉर कमिंग हियर। घनेंद्र भारद्वाज जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी आर्थिक मामलों के जानकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई के नेता हैं, शो में अक्सर शरीक होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुद्दे उठाते हैं, आम जनजीवन के भी मुद्दे उठाते हैं। थैंक यू सो मच विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी गंभीर चिंतन में हैं, आज चुप है। इन्होंने कहा है कि आज मैंने मौन व्रत लिया है। अब देखते हैं मौन व्रत कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, कितना टूटेगा, कितना हल्ला होगा, ये ऊपर वाला जाने। कहां, क्या नाम है बेटा? सुहाना। सुहाना, कहां से आना हुआ? मोदी नगर। मोदी नगर, बहुत अच्छी बात है। तो देखना, तुम तो बस सिर्फ सूर्या मैथिल पे नजर रखना। उनको मैंने कहा कि आज उनका व्रत है, मौन व्रत का, लेकिन डिबेट में शरीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी, आपका एनजीओ के हैं और बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन मैं इधर आऊं इससे पहले एक गैर जरूरी मुद्दा जरूर उठा देता हूं। गैर जरूरी मुद्दा इसलिए, मैं आता हूं आपके पास, मैंने देख लिया था आपको। गैर जरूरी मुद्दा इसलिए क्योंकि जरूरी मुद्दे तो देश में चल ही रहे हैं, बात होती रहती। गैर जरूरी मुद्दा बता दूं, लंपी वायरस जो जानवरों को होता है, एक बार फिर से दस्तक दी है। देश में दुनिया के सबसे ज्यादा पशुधन यही है। मुझे बताया कि 53 करोड़ से कहीं ज्यादा पशुधन यहां है। यह भी बात सच है कि सबसे ज्यादा दूध
हमारे ही मुल्क में होता है 18.77 करोड़ मेट्रिक टन। करोड़ मेट्रिक टन दूध पैदा होता है। अब ये मत पूछिएगा पर व्यक्ति कितना पड़ता है, तो नॉर्वे बहुत आगे निकल जाएगा, आबादी बहुत ज्यादा है हमारी, लेकिन दूध सबसे ज्यादा उत्पादक देश है। लेकिन लंपी वो है जिससे पशुधन का नुकसान होता है, पशु मरते हैं। एक बार पहले भी हम लोगों ने सुना है, और जो वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल नहीं है उसका। जैसे अभी हमारे पास गया ना कोरोना, उसका तो वैक्सीनेशन बना लिया, लेकिन लंपी का जो जानवरों को होती है बीमारी, उसका वैक्सीनेशन नहीं है। गोट जो वैक्सीनेशन है, गोट पॉक्स वैक्सीनेशन वही लगता है। लेकिन हमारे पास संसाधन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए इस दिशा में। और दस्तक हो चुकी, उत्तराखंड में मुझे बताया गया कि दस्तक हो गई और राजस्थान अलर्ट है थोड़ा, तो पिछली बार जो नुकसान हुआ वो ना हो पशुधन का। ये तो गैर जरूरी मुद्दा है, क्योंकि हाँ जी, जरूरी मुद्दा यही है, पर तो कभी तो कोई बोलता नहीं, ना तो कोई डिबेट होती है इस पर। हाँ जी, आप करोगे, कौन करे? नहीं, मैं भी कहां करूंगा, मैं भी हिंदू मुसलमान करूंगा। मुझे भी अपनी रोटी चाहिए, मुझे भी अपनी दुकान चाहिए, मेरी दुकान पर भी अच्छी चमकदार वाली मलाई चाहिए। मैं क्यों करूं? मैं क्या सुभाष हूं? क्या मैं भगत सिंह हूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं मार्केट का हिस्सा हूं और मार्केट जैसा ही नजर आऊंगा। लेकिन हाँ, लंपी बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्लीज गवर्नमेंट सेक्टर, जो हमारे वेटनरी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बदलता मौसम इज वन ऑफ द रीजन, वही कारण नहीं है, वन ऑफ द रीजन है वो भी। प्लीज इस पे बहुत सचेत होने की जरूरत है। मैंने मेहमानों से तारुफ कराया। जी, कहां से आना हुआ आपका? जम्मू कश्मीर? नहीं, कोटखाई शिमला। शिमला से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो कैसे आना हुआ इधर? सर, आपका शो देखने। बहुत अच्छी बात है। चाय वाय पिलाई इन्होंने? नहीं पिलाई, झूठ बोल रहे हैं आप। भाई चाय पिलाओ, वेरी क्विक। जी जनाब, आपका मुद्दा। सर, मैं सुनील द्विवेदी हूं, मैं डीवीबी का पेंशनर हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, हमारा एक मुद्दा है, मैं आपके बीच में संक्षिप्त में वो मुद्दा उठाऊंगा। हमारे साथ 10 पेंशनर आए हुए हैं। हम लोग 2016 से जो 7th पे कमीशन मिल गया है पूरे इंडिया को, हमें आज तक नहीं मिला। हमारी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी डीवीबी के टाइम में मिलती थी। विभाग कौन सा है आपका? दिल्ली विद्युत बोर्ड। दिल्ली विद्युत बोर्ड, हाँ जी। हमारी कैशलेस फैसिलिटी बंद कर दी गई, जबकि पेंशनर्स को सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है। हमारा सरचार्ज के थ्रू हमें फंडिंग हो रही है, उसके लिए हम कह रहे हैं रेगुलेशंस बनाए जाए, जिससे हर साल वो रेगुलेशन उसके सरचार्ज बने, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सुन रहा। प्रतीक जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा किसी पार्टी से कोई रोष नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की अफसरशाही हमें तंग कर रही है, और तंग इतना कर रही है कि हम सड़कों पे आने के लिए नहीं, सड़कों पे पहले पैदल मार्च तो लिखी दिया आपने। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस मुद्दे को उठाया जाए और अपने यहाँ राइट फोरम में इसको रखा जाए। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 28 तारीख को प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस, नया पार्लियामेंट जो संसद तैयार हुई है बनके, उसका उद्घाटन करेंगे। लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा, लगभग 20 पार्टियों ने कि हम विरोध करेंगे, हम नहीं जाएंगे उद्घाटन समारोह में। पूछा गया कि क्यों उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया इसलिए नहीं जाएंगे, उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, हम सारे लोग शरीक होंगे। अनुच्छेद 79 कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा, एक संसद होगी, उसके 2 अपर हाउस और लोअर हाउस होगी। ये जो अनुच्छेद 79 है उसको जानकार, मैं बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के उस फ्रेमवर्क में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा सीधे सीधे कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया इसलिए विपक्ष ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। देखिएगा राजनीति की धार कैसी होती, मुझे ज्यादा राजनीति तो नहीं मालूम, कि एकता के सुर कहीं से भी बन सकते हैं, बाइकॉट से भी एकता के सुर बनते हैं। वहां पे उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, विपक्षियों ने कहा, 20 पार्टियों ने मोर्चा संभाल चुके हैं, जिन्होंने मौन व्रत लिया था वही सबसे पहले सामने खड़े हैं, तो लिहाजा मैं उन्हीं के पास जाता हूं। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और प्रतीक जी, ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं ये कब नहीं उठे हैं? जब इस देश के माथे पर जो कलंक था 370 उसको साफ किया गया, तब भी यही लोग विरोध कर रहे थे। जब इस देश में 81 करोड़ लोगों को
कोरोना महामारी में घर घर राशन दिया गया, तब भी यही लोग विरोध कर रहे थे। जब वैक्सीनेशन चलाया गया पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में नजीर बना, तब भी यही लोग विरोध कर रहे थे। अरे विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था देश बना, तब भी कौन कर रहे थे विरोध? यही कर रहे थे। आज मंगल गीत गाने का दिन है, देश के ऊपर स्वदेशी संसद तैयार हुई है। मैं 4 लाइनें आपको 4 लाइनें सुनूंगा, जवाब। देखिए, हर चीज संविधान के हिसाब से हो। बेटा तुमने नोट किया ना, मौन व्रत लिया है इन्होंने जी। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो। देश का एक इतिहास है, देश की एक परंपरा है, देश में राष्ट्रपति का एक पद है, उनका एक सम्मान है। सड़क पे उतरना और ये महाशय ऑटो चलाते हैं। मैंने कहा कि किसी के व्यक्ति को मेरी डिबेट में कपड़ों से मत आंकिए, किसी व्यक्ति को उसके वाहन से मत आंकिए, किसी व्यक्ति को उसके मैं कहूंगा, ये सारे दल इससे पहले क्यों नहीं बोले जो आज 20 इकट्ठी हो गई है? बैठो। चरित्र है इनका। चरित्र में जानता हूं, सारे लोगों का चरित्र जानता हूं। गजब है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा तो इन्होंने डिबेट को आगे बढ़ाया। नाउ अनिल विल रिस्पॉन्ड। तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं इस देश की जनता को नए संसद के लिए बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, चिल्लाता वही है जिसने कमियां करी होती है, जिसने गलतियां की होती है। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन मुद्दे की बात करूंगा। मुझे बताइए, संसद जो बनती है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, किसी का घर मकान नहीं है ये। इसमें लगी हुई एक एक पाई जनता के पैसे से आई है, ना भाजपा के खाते से आई है, ना मोदी जी की तनख्वाह से आई है। ये जो गरीब और अमीर हर तरह का जो भारतीय है, उसकी तनख्वाह से दिए हुए टैक्स पेयर, उसकी तनख्वाह से दिए हुए टैक्स से ये संसद बनी है। इसीलिए इसका उद्घाटन जो है वो भी संसद के, वो भी संविधान के दायरे में होना चाहिए। अब संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट का पद जो है वो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है, और छोटा मोटा बड़ा नहीं। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तब प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अब मुझे ये बताइए, प्रेसिडेंट को मुख्य नागरिक भी कहा जाता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कहा जाता है। अब मुझे ये बता दीजिए भैया, जब संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट बड़ा है, तो उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे? अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, 2 कारण। सिर्फ 2 कारण है इसके। मोदी नहीं, ये गलत बात नहीं। मैथिल, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। मैथिल, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। मैं आपको ज्यादा टाइम दे दूंगा। इसके 2 कारण हैं। मोदी जी इतने आत्ममुग्ध हैं कि ना वो अपने सामने ना जनता की जनभावनाओं का सम्मान करते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना प्रेसिडेंट को मानते हैं। दूसरा कारण यह है जो उनकी और भाजपा की नफरत है आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, महिलाओं के लिए। और उदाहरण के साथ कह रहा हूं, जब इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था, तो कोविंद जी जो कि दलित समाज से आते हैं, वो राष्ट्रपति थे, उनको आपने शिलान्यास में भी नहीं बुलाया। आज आदिवासी महिला जो कि प्रेसिडेंट है, उनको आप इसके बहस को अनिल जी ने एक गति दी। अच्छी बात है, हिमाचल वाले हल्के से मुस्कुरा रहे हैं, गति दी। और ये अच्छे डिबेटर हैं, मैं इनको बहुत समय से जानता हूं, अच्छी डिबेट थी। लेकिन इन्होंने एक वाक्य बोला, मैं उसी वाक्य से इनसे पूछता हूं। आपने कहा कि एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़े वर्ग के महिला का अपमान है। मैं जानना चाहता हूं मोदी जी किस वर्ग से आते हैं? मैं जानना चाहता हूं। बाकी वाक्य ठीक है आपके, कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल फ्रेम में मैं बात करूंगा। मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता था कि मोदी जी किस समाज से आते हैं, कहां से आते हैं? आप कहेंगे ना चाय वाला? नहीं जी। मैं आज सारी जनता को, भारतवासियों को नए संसद की शुभकामनाएं देते हुए, जो पीपल्स पार्लियामेंट बनने जा रही है, आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा, जो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा, आम आदमी पार्टी को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इनको नया भारत हजम ही नहीं हो सकता। क्यों ये कह रहे कि राष्ट्रपति करे उसका? राष्ट्रपति की बात करने वाले अभी तो एक भाई बता ही चुके हैं कि इन्होंने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने किस तरीके से पार्लियामेंट की लाइब्रेरी या एनेक्स को इन लोगों ने इनॉग्रेट किया, और ये बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है,
और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द पार्लियामेंट होता है और वो गवर्नमेंट को आगे चलाता है। हाउस लोकसभा और राज्यसभा का हेड होता है और इसी वजह से ये आगे जो इनॉग्रेशन है वो हो रही है। प्रेसिडेंट किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। पार्लियामेंट में कौन मेंबर है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन राष्ट्रपति संसद बुलाता है और संसद को, हाँ जी, बता दूं, राष्ट्रपति की बात जहां तक कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने राष्ट्रपति की कैसे इन लोगों ने जब अपना मन आता तो कन्वीनियंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे धज्जियां उड़ाई है इन लोगों ने। आप देखिए कि जब राष्ट्रपति की जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक जिनको ये दलित और आदिवासी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक सभा बुलाई थी, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। कितने लोगों ने बाइकआउट किया था बताइए? क्या द्रौपदी मुर्मू आई थी और पहला सदन के अंदर इन लोगों ने उस चीज उनको बाइकआउट किया था। उसके बाद उन्होंने बाइकआउट किसको किया? उन्होंने फिर से एक प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट 2021 के अंदर 2021 प्रेसिडेंट बाइकआउट करना। जी अनिल मैं दे रहा हूँ, आपको दे दूंगा। जी देखिए, इन्होंने तमाम गलत बातें बताई, अभी भी ये नहीं बता रही हैं क्या द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं हुआ इस बात से? क्या ये आदिवासी समाज का अपमान नहीं हुआ? और अभी ये कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर सरकार चलाते हैं। मैडम जी, प्राइम मिनिस्टर सरकार चलाता है ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सर्वोपरि है, नरेंद्र मोदी नहीं। किया था, पूछिए इनसे। इनके कांग्रेस के राष्ट्रपति बोलते हुए, इविल फिलॉसफी बोलते हुए बोला था कि नहीं बोला था? आप अपमान करेंगे आप प्रधानमंत्री और आप मिलकर प्रेसिडेंट का अपमान करेंगे, आदिवासियों का अपमान। डिप्लोमेसी देखो, अरे देखो कांग्रेस की डिप्लोमेसी। अरे द्रौपदी मुर्मू बनी तो कहते हैं ये आदिवासी है। देखिए, आपने भी सुना, हमारी सिर्फ इतनी मांग है जो संविधान के दायरे में रह के काम किया जाना चाहिए वो होना चाहिए। ये भाजपा के पैसे से बना हुआ कोई घर नहीं है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। ये सब आंखें बंद रखना, खोलो नहीं। क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र क्या है? 9 साल। आंखें बंद रखो, अच्छी बातें नहीं हो रही। जो यहाँ पे आईएएस की तैयारी करने वाले, मैं आ गया आपके पास, आईएएस की तैयारी करने वाले लोग आते हैं, वो अक्सर इस बहस को जानते हैं कि राष्ट्रपति की पावर्स, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स, पार्लियामेंट, संसद, उसकी सर्वोच्चता, इस पर एक बहस है, एक डिबेट है पूरे देश में, एक पूरे मुल्क में होती है। वो सिर्फ बहस जो है वो एकेडमिक है। वो बहस जो है आईएएस की तैयारी करने वाले लोग या कहीं जब चर्चा में विषय आता है तो उसमें लिए रखते हैं। जी, आपने तो मौन व्रत ले रखा है। देखिए प्रतीक जी, किस प्रकार से संविधान हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं और महिला सम्मान और आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जिन्होंने इस देश के संविधान को कुचल दिया हो आपातकाल लगाकर, तब संविधान की याद नहीं आई। दूसरी चीज, अरे भैया आप डाइवर्ट कर रहे हैं। गजब है ये। लेफ्ट पार्टी बोल रही है, जब उन्होंने कहा कि इमरजेंसी, तो लेफ्ट पार्टी करी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है ये। बोले आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है। गजब है भाई। इस देश में इमरजेंसी के उन्होंने बोले, आपने इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने, तो उन्होंने कहा दिस इज एन आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात इस वक्त जो हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रही है। एक समस्या है, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हर चीज के ऊपर अपनी फोटो, अपनी वीडियो, फोटो ऑफ, ये एक शौक है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन, राम मंदिर का ऑग्रेशन। अरे भाई, एक एक करके सर, राजनीतिक आइडियोलॉजी राम मंदिर। अरे सुनिए सर, पहले सुन लीजिए। प्रेम की बात बताइए ना, पहले प्रेम की बात करिए, पहले देश की बात करिए, पहले लोगों को। मुझे किसी ने पूछा कि आप डिबेट में मैथिल को क्यों बुलाते हैं रोज रोज? मैंने कहा इसीलिए बुलाते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बहुत डिसिप्लिन होके खड़े हैं बेचारे, वो बोल ना पाए, इसलिए बुलाते हैं। नहीं, आई एम कमिंग टू यू। जी, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप इसके विरोध से एकता पैदा होगी या कोई सकारात्मक चीज होगी जिससे विपक्ष की एकता होगी? जी, रुको भाई, बेकार, आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये बात है, इसको मैं नहीं सुनूंगा। हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, पूरी चर्चा हुई संविधान और कानून पे।
तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से संविधान और कानून की अपेक्षा करना ये अपने आप में बेमानी बात है, क्योंकि ये संविधान में विश्वास नहीं करते। भाई अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कुछ, पापुआ न्यूगिनी के राष्ट्रपति, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के रोज संविधान का गला घोट रहे हैं, रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, रोज सुप्रीम कोर्ट, अरे देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली की चुनी सरकार को सारी शक्तियां, एक कागज का टुकड़ा लाके दिल्ली की सरकार की सारी शक्तियां वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को ठेंगा दिखा दिया। इस तरीके के लोग, इनसे आप कानून की अपेक्षा करोगे, इनसे संविधान की अपेक्षा करोगे। और राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाना अपने आप में राष्ट्रपति का इनकी भी एक दुखती हुई रग है, इनकी भी एक बात है। रुको, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे पानी पिलाओ, दौरा पड़ता है इसको कभी कभी, पानी पिलाओ, दौरा पड़ गया। आम आदमी पार्टी का भी एक दर्द है, और वो ये है कि वो अध्यादेश और फिर उसके ऊपर इनकी अपनी बात। अब इन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला जो है दिल्ली में नौकरशाहों का, उसके मसले पे उन्होंने उस बात को रखा। शैलेंद्र, वेरी क्विक, देन आई विल गो टू। हाँ जी, एक बार मैं इनको जवाब तो दे दूं। ये आम आदमी पार्टी बात कर रही है, किसको पता है विधानसभा का सत्र बुलाने वाला आम आदमी पार्टी, याद है कि नहीं याद है? अपने बारे में, सिर्फ अपनी ही बारे में बात करने के लिए, मोदी जी के बारे में तुष्टीकरण करने के लिए कौन बुलाता है विधानसभा का स्तर? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि कल भी जब ये वेस्ट बंगाल गए तो वहां पे स्तर बुलाया गया, वहां पे बुलाकर बैठकर बात करी, उनके एरिया को उन्होंने यूज किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है इन्होंने यूज किया। अब आप बात बताइए, जिसको ये कहते हैं कि कौन से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो लॉ जो फार्म लॉ से इन्होंने पूरे संसद में फाड़ कर फेंक दिया था। दिल्ली की सरकार को संविधान ने शक्ति दिया, कोई मोदी जी ने खैरात में नहीं दी, यह संविधान ने हमें राइट दिया। संविधान कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच कह रही है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास सारी शक्ति। ये कौन होते हैं हमारी शक्ति छीनने वाले? एक ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट को बदल देंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं या नहीं होते? उनका भी नाम इन्विटेशन में नहीं है। ये सारा का सारा काम मोदी जी करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? संविधान को रोज कुरेदे। भाजी, कहां से आना हुआ? सर मैं जम्मू से आया हूँ। जम्मू से आए हैं, बहुत अच्छा। और आपका कहां से आना हुआ? जी मैं बिहार से उधर। बिहार से आए? बिहार से कहां? बिहार से दरभंगा से। कुछ कहना है? कहना नहीं है, क्या बोलेंगे? यहाँ इतना हल्ला मच रहा, क्या बोले? आपको कहना पाजी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वंदे संभाल लिया था, जिसका जैनब ने विरोध किया था। इस बीच यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। एक रोज पहले ही अतीक गैंग के 3 गुर्गों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक परिवार से 15 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अतीक गैंग के 3 गुर्गे जबरन एक घर में घुसकर परिवार के लोगों को पैसे के लिए जान से मारने की धमकी देते नजर आए। और अब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज के ही एक कारोबारी सईद अहमद से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। कारोबारी का आरोप है कि विजय मिश्रा ने उसकी दुकान से फर्नीचर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने पैसे मांगे तो वो उसे धमकाने लगा। और आरोप है कि विजय मिश्रा ने न सिर्फ उसे धमकाया, बल्कि अतीक और उसके गुर्गों के नाम पर उससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। हालांकि 20 मई को कारोबारी ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और उधर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर बैन लगाने की मांग करने वालों पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू राष्ट्र की मांग कोई जातिवादी सोच नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति से ही जुड़ी हुई है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग के ऊपर विरोध जताया था। विरोध करने वालों में यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी थे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 500 साल में भी हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बैन लगाने की मांग की थी, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। पीछे आते जाएं। वहीं उन्होंने इसका विरोध करने वालों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इधर 2000 रुपए के नोट को बदलने या फिर उसे बैंकों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदला जा सकता है। हालांकि एक बार में
10 नोट यानी 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं, जबकि 2,000 के नोट खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है। अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो बैंक में जाकर नोट बदलकर दूसरे नोट ले सकता है। 2,000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई है। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा पर हाईकोर्ट में जम करके विरोध करने वालों के ऊपर तंज कसा। याचिका खारिज करने पर उन्होंने हाईकोर्ट के जज को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि बालाघाट में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कई सवालों के जवाब नहीं मिलने पर इस याचिका को खारिज करते हुए दोबारा याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहाँ मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा तो उनकी अब फटली बढ़ गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि बालाघाट के आदिवासियों को लालच देकर उन्हें सनातन धर्म से दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आतंकी हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने वहां यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी को निशाना बनाया और उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक करीब 50 आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी पर हमला किया। इस दौरान सभी हमलावर खतरनाक हथियारों से लैस थे। उन्होंने वहां कई मोर्टार भी दागे, जिससे वहां तैनात पाकिस्तान के 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान के मीडिया का आरोप है कि यह हमला टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने किया। और इधर स्पेन में बाढ़ की वजह से तबाही मच गई है। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से यहां पर बाढ़ आ गई, जिससे कि वहां कई शहर डूब गए। नेशनल वेदर एजेंसी के मुताबिक पिछले 6 महीने की तुलना में वहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिससे रिहायशी इलाके पूरी तरह डूब गए और लोगों के घरों में पानी घुस गया। एक अपार्टमेंट के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गईं। सैलाब के बीच रात का काम करने वाले लोग पानी में डूबी गाड़ियों को बाहर निकालते दिखाई दिए। रिहायशी इलाके के साथ सड़कें भी पानी में डूब गईं और वहां दरिया बहता नजर आया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया। साथ ही बाढ़ वाले इलाकों में पुलिस के जवान, दमकल कर्मियों और राहत का काम करने वाले लोगों को तैनात कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री को बॉस कह दिया। वहां हुए कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओलंपिक्स पार्क पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए करीब 20,000 भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। पीएम और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज जब वहां पहुंचे तो पूरा ओलंपिक्स पार्क खचाखच भरा था और जैसे ही भीड़ ने पीएम को देखा, मोदी मोदी सुनाई देने लगा। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कह डाला। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। यानी एंटनी एल्बनीज ने भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मान लिया। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था। वहां के पीएम ने तो उनके पैर तक छू लिए थे। कि उधर आर्यन खान ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से समीर वानखेड़े से सीबीआई आज पूछताछ करेगी। इससे पहले भी सीबीआई की टीम 2 बार समीर वानखेड़े से पूछताछ कर चुकी है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे समीर वानखेड़े की पेशी होगी। सीबीआई को 3 जून को कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक लगा दी थी। इजराइल का आरोप है कि ईरान जंग के लिए उसे उकसा रहा है। सबूत के तौर पर इजराइल ने 6 जहाजों की तस्वीर जारी करते हुए ईरान को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इजराइल का कहना है कि ईरान समंदर में आतंकवाद फैला रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि ईरान अपने जहाजों को आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने उन्हें फ्लोटिंग टेरर बेस तक बोल दिया और दावा किया कि ईरान ने अपने जहाजों पर मिसाइलें, ड्रोन और आतंकवादी बिठाए हुए हैं। כל מה שאתם רואים על התמונות הם בסיסי טרור צפים. זה המשך ישיר לטרור הימי. मतलब इजराइल को डर है कि ईरान फारस की खाड़ी और अरब सागर के रास्ते आतंकवाद फैला रहा है। उसने दावा किया कि ईरान ने अपने 6 में एक जहाज को अदन की खाड़ी की ओर भेजा है, यानी समंदर में उस जगह जो फारस की खाड़ी में व्यापार का अहम रास्ता है। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान समंदर के उस रास्ते को रोकने के चक्कर में है जहां से बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। यही नहीं, इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए वो अपने जंगी जहाज अंटार्कटिका तक भेजेगा। ये दावा ईरान के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि बहुत जल्द ईरान के जंगी जहाज अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि यह इजराइल के उस बयान का जवाब है जिसमें उसने कहा था कि ईरान की नौसेना बहुत छोटी है, यानी इजराइल के हमलों से बेफिक्र ईरान अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। उसे ना अमेरिका की फिक्र है और ना इस बात की चिंता कि इजराइल उसे क्या कह रहा है। और वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उनकी पार्टी पीटीआई के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कवायद तेज कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक करके इमरान के साथी और पीटीआई के नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। और 9 मई को पाकिस्तान में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद अब तक पीटीआई के 35 नेता इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर रहे मलिक अमीन असलम ने भी पार्टी छोड़ दी है। उधर इमरान खान ने मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई को कुचलने की साजिश रची जा रही है, जिससे पीटीआई को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। और इसे लेकर इमरान खान ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से जल्द चुनाव कराने की गुहार लगाई है। और इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना के एक बड़े अधिकारी ने यह दावा किया कि इजराइल के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है। यानी अब ईरान को ही इजराइल ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। इजराइल की सेना के अधिकारी एहवान खलीवा ने साफ साफ कह दिया कि ईरान इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। दावा किया गया कि इसके लिए वो कई देशों को अपने साथ लाकर इजराइल को अलग थलग करना चाहता है। असल में बीते कुछ महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि 3 देशों की यात्रा के बाद सिडनी से भारत के लिए निकले प्रधानमंत्री मोदी। दौरे पर G20 और क्वाड समेत कई बैठकों में लिया हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। नए संसद के उद्घाटन का विवाद और बढ़ा। कांग्रेस और टीएमसी समेत 20 विपक्षी दलों ने किया समारोह के बहिष्कार का ऐलान। गृह मंत्री बोले सरकार ने सभी दलों को भेजा न्योता। नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा प्रयागराज संग्रहालय से लाया गया सेंगोल। 28 मई को उद्घाटन के मौके पर 60,000 श्रम योगियों को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि खदीजा ने यह कबूल किया कि वो लाहौर में हुए हंगामे के वक्त वहां मौजूद थी। मतलब ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की जिद पर अड़ा है। और उसने एक इलाके में पहाड़ियों के नीचे कई बंकर और सुरंगें बना रखी हैं, जहां उसके परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। ईरान का दावा है कि जमीन के अंदर बने उसके बंकरों पर परमाणु बम भी बेअसर हैं। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के एटम बमों का निशाना कोई और नहीं बल्कि वही होंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए अमेरिका ने जमीन के अंदर मौजूद ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ताकतवर बम GBU-57 तैयार किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी अमेरिकी सेना की तरफ से जारी की गयी। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है और दावा है कि ये बम जमीन में काफी गहराई तक तबाही मचा सकता है। और उधर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को रिहाई के कुछ ही घंटे के बाद रावलपिंडी के आदेवाला जेल के बाहर से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी को 9 मई को पाकिस्तान में हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल ले जाते समय शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान का समर्थन करते हुए कहा था कि वो पीटीआई का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। वहीं शाह महमूद कुरैशी को फिर गिरफ्तार किए जाने पर इमरान खान ने मौजूदा शहबाज सरकार पर संविधान का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया और ये कहा कि पीटीआई के नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी बीच ईरान के परमाणु ठिकानों की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आईं, जिनके आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के घातक बम ईरान के इन परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बम जमीन में जितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं, ईरान की सुरंगें उससे कई ज्यादा गहरी हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान पहाड़ी के करीब 80 से 100 मीटर नीचे अपने परमाणु ठिकाने बना रहा है, जबकि अमेरिका ने जो GBU-57 बम बनाया है वो जमीन में सिर्फ 60 मीटर अंदर तक ही जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान की ये न्यूक्लियर साइट नतानस शहर के बिल्कुल करीब है, जहां पहले भी कई बार पश्चिमी देशों के हमले हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहते कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत हासिल करे। तिहाड़ जेल में एक कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक उस कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल सका। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक जिस कैदी ने फांसी लगाकर जान दी वो दिल्ली में साल 2016 में लूट के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उसे एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल लाया गया था। लेकिन दावा है कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से तिहाड़ जेल प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि तिहाड़ में ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की 2 मई को धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसके बाद से ही जेल प्रशासन जेल में सुरक्षा बढ़ाने में जुटा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए उसके परिवार में कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। खबर है कि सबसे बड़ी लड़ाई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच छिड़ी है, जो अतीक की काली कमाई पर अपना हक जताने की कोशिश में है। हालांकि शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों इन दिनों गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बावजूद उनकी नजर अतीक की करोड़ों की संपत्ति पर है। इस मुद्दे पर उनके बीच कड़वाहट इतनी है कि उन दोनों ने लंबे वक्त से आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि जब अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, तब शाइस्ता ने उसका हवाला कारोबार और वसूली गैंग का जिम्मा संभाल लिया था, जिसका जैनब ने विरोध किया था। इस बीच यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। एक रोज पहले ही अतीक गैंग के 3 गुर्गों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक परिवार से 15 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें अतीक गैंग के 3 गुर्गे जबरन एक घर में घुसकर परिवार के लोगों को पैसे के लिए जान से मारने की धमकी देते नजर आए। और अब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज के ही एक कारोबारी सईद अहमद से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। कारोबारी का आरोप है कि विजय मिश्रा ने उसकी दुकान से फर्नीचर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने पैसे मांगे तो वो उसे धमकाने लगा। और आरोप है कि विजय मिश्रा ने न सिर्फ उसे धमकाया बल्कि अतीक और उसके गुर्गों के नाम पर उससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। हालांकि 20 मई को कारोबारी ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और उधर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर बैन लगाने की मांग करने वालों पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू राष्ट्र की मांग कोई जातिवादी सोच नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति से ही जुड़ी हुई है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग के ऊपर विरोध जताया था। विरोध करने वालों में यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी थे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 500 साल में भी हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बैन लगाने की मांग की थी, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। पीछे आते जाएं। वहीं उन्होंने इसका विरोध करने वालों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इधर 2000 रुपए के नोट को बदलने या फिर उसे बैंकों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदला जा सकता है। हालांकि एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं, जबकि 2000 के नोट खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है। अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो बैंक में जाकर नोट बदलकर दूसरे नोट ले सकता है। 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई है। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा पर हाईकोर्ट में जम करके विरोध करने वालों के ऊपर तंज कसा। याचिका खारिज करने पर उन्होंने हाईकोर्ट के जज को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि बालाघाट में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कई सवालों के जवाब नहीं मिलने पर इस याचिका को खारिज करते हुए दोबारा याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहाँ मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब फटली बढ़ गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि बालाघाट के आदिवासियों को लालच देकर उन्हें सनातन धर्म से दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आतंकी हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने वहां यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी को निशाना बनाया और उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक करीब 50 आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी पर हमला किया। इस दौरान सभी हमलावर खतरनाक हथियारों से लैस थे। उन्होंने वहां कई मोर्टार भी दागे, जिससे वहां तैनात पाकिस्तान के 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान के मीडिया का आरोप है कि यह हमला टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने किया। और उधर स्पेन में बाढ़ की वजह से तबाही मच गई है। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से यहां पर बाढ़ आ गई, जिससे कि वहां कई शहर डूब गए। नेशनल वेदर एजेंसी के मुताबिक पिछले 6 महीने की तुलना में वहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिससे रिहायशी इलाके पूरी तरह डूब गए और लोगों के घरों में पानी घुस गया। एक अपार्टमेंट के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गईं। सैलाब के बीच रात का काम करने वाले लोग पानी में डूबी गाड़ियों को बाहर निकालते दिखाई दिए। रिहायशी इलाके के साथ सड़कें भी पानी में डूब गईं और वहां दरिया बहता नजर आया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया। साथ ही बाढ़ वाले इलाकों में पुलिस के जवान, दमकल कर्मियों और राहत का काम करने वाले लोगों को तैनात कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री को बॉस कह दिया। वहां हुए कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओलंपिक्स पार्क पहुंचे। मन का आवाज और को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। प्लीज सब लोग साथ में गाएंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आवाज, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपाख और को शीतल करे,
खुशी दलो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब आप कहते हैं भारत माता की जी, भारत माता की जय, तो मुझे तो और प्रसन्नता तब जो होती है जब कोई मजदूर झूमने लगता है और संगीत और लय में आ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में आप मजदूर हैं और मेरे शो का हिस्सा बनते हैं या हिस्सा हो जाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता या इससे ज्यादा कुछ और बयान नहीं किया जा सकता। पूरे दिन भर बोझ जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। जिस्म वाह वाह ना करो, ये कोई वो मुशायरा नहीं है, यहाँ नया मुशायरा है ना, कभी सम्मेलन चलता है, बहुत तब के काम चलता है यहाँ पे, और कोई बने बनाए कवि मुशायरे वो कभी यहाँ शायर नहीं आते। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। ये आज आपके लिए है और ये इसलिए आज जरूर है, मजदूरी करते हैं आप। कहां करते हैं? प्रगति मैदान में करते हैं। बहुत अच्छी बात। और आज आप मुझे बहुत प्रसन्न लग रहे हैं मौसम के हिसाब से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो ही कुछ इस तरह का डिजाइन है। पेंशनर्स हो, दिल्ली विद्युत बोर्ड कर्मचारी के रिटायर्ड संगठन के लोग जो अपनी बात कहने यहां पे आए थे, उनकी पेंशन की जो विसंगतियां हैं और जिससे वो जूझ रहे हैं, उसको उन्होंने आज बात रखी। कीर्तिनगर से आए हुए लोग थे जिन्होंने आज से प्रोग्राम का हिस्सा बनना था, कीर्तिनगर श्रीनगर से। एक बात भी रखनी थी आपको जरूर, शिमला से आए, हिमाचल से आए हुए लोग। कहां से आप आई हैं? उत्तर प्रदेश में। कहां से इतना नाराज क्यों हैं? लखनऊ। अरे आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ से हैं, ये तो शहर है इतना अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जल्दी से बात करिए, फिर मैं उधर चला जाता हूँ जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी जी कि सबसे पहले तो मैं कोट करना चाहूंगी आपके लीडर से। वो कह रहे हैं कि मतलब जनता ने हमको चुना है और ये बार बार कहते हैं कि आपको किसने चुना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को भी जनता ने चुना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, संविधान की जो आज ये लोग कह रहे हैं कि धजी उड़ रही है, 70 साल से क्या कांग्रेस ने उड़ाई नहीं संविधान की धजिया? नंबर 2। नंबर 3 बात बोल रही हूँ मैं कि जो आज ये संसद भवन की बगावत कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। मैं एक चीज कोट करना चाहूंगी कांग्रेस के लीडरों से कि चिदम्बरम जी अपने मकानों को सबको किराए पे दे रहे, तब आप वो सब चेंज हो रहे थे, उनका आय का साधन खत्म हो रहा, इसलिए वो संसद भवन का बायकॉट कर रहे हैं। अब मुझे तीसरे पॉइंट पे तो कुछ नहीं मालूम ज्यादा, लेकिन आप कीर्तिनगर से आई हैं, श्रीनगर उत्तराखंड से, और क्या आप हाउसवाइफ हैं? यस। अच्छा, हाउसवाइफ है, मैं बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे तीसरे पॉइंट पे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उस पर कोई इल्म नहीं है, जानता नहीं हूं, इस बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं है। आप पढ़ती रहती हो, आपको कुछ जरूर कोई जानकारी होगी। जी नहीं, कुछ भी हो, मैं अनिल आप इस बात पे नहीं कहता, लेकिन आज बात जो हो रही थी संसद भवन को लेकर थी कि संसद भवन का जो बाइकॉट कर रही 20 पार्टियां, आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी से लेकर उसमें कांग्रेस सभी शामिल है, टीएमसी सभी शामिल हैं, और उन्होंने कहा कि वो जो नई पार्लियामेंट बनाई है वो इसलिए क्योंकि आगे जब डिलिमिटेशन वगैरह होगा तब लगभग 1000 सांसद होंगे, तो वो कहां बैठेंगे? कांग्रेस एक समय में, मीरा कुमार जी के समय में ये बात थी, लेकिन अब विरोध इस बात पर है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें, प्रधानमंत्री क्यों करें, और इसी बात से बात हमारी शुरू हुई थी। मैं मौका फिर दूंगा। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है, आ गए हैं आप। मैं कांग्रेस को देता हूं, देन आई विल कम टू यू। जी राहुल जी। देखिए, क्योंकि जनता का कार्यक्रम है तो मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। जरूर जरूर अनिल, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है या नेता बड़ा होता है? बताइए, जनता बड़ी, जनता नेता बनाती है।
जनता बड़ी होती है ना। अब संविधान और मोदी जी में कौन बड़ा है? संविधान बड़ा है ना, संविधान बड़ा है ना। तो काम जो है संविधान के हिसाब से होना चाहिए या मोदी जी के हिसाब से? संविधान भगा दूंगा यहाँ बैठे तो। मोदी रुकिए भाई, रुकिए, मैं पूरी बात करेंगे, अनिल बहुत करेंगे। एक व्यक्ति जो अपना घर का उद्घाटन खुद करे वो अच्छा है या बड़े बूढ़ों से कराए वो अच्छा है? जो अपनी माँ को, अपने पिताजी को घर में बैठा के खुद रिबन काटे वो तो अच्छा नहीं हो सकता। इस तरह की भाषा का आप मुझे बताइए, आपने अपने वक्त में जो हम लोगों ने तो संगोल को भी लेकर आए, हम लोगों ने, कांग्रेस ने इतने जो इम्पोर्टेंट प्रतीक था उसको इन्होंने कहाँ पर उठा के रख दिया? राहुल आप बताइए मुझे, ज्वाला नेहरू ने संगोल को छड़ी बनाकर रखा अपना। जी मैं आ रहा, अनिल आ रहा, शैलेंद्र जी नहीं, शैलेंद्र जी यहाँ आएंगे, आप आगे। जी मैं आ रहा हूँ, संगोल पे भी बात करूंगा। संगोल वो जो राजदंड, तो वो राजदंड जो है वो जब माउंटबेटन, मैं बता देता हूँ जल्दी से। माउंटबेटन जब जा रहे थे तो ये हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण होना था, तो श्री राजगोपालाचारी ने कहा, और वो जो राजदंड था वो चोल राजवंश की परंपरा से लिया हुआ राजदंड आया, उसके ऊपर नंदी विराजमान है। वो मोदी जी ने कहा है कि स्पीकर की जो चेयर होती है उसके नीचे रखा जाएगा, उसको स्थापित किया जाएगा। ये संगोल कहते हैं। जी प्रतीक जी, आज मैं दुखी भी हूँ, बहुत व्यथित भी हूँ। मैं क्यों हूँ? बात वो नहीं है, मैं कारणों से हूँ। मैं सुनना था विपक्षी साथियों को। अरे भाई आप बताइए, संवैधानिक तथ्यों का सहारा लेकर आप कब तक असंवैधानिक और अतार्किक बात करते रहेंगे? अब सुनिए, विषय है संसद भवन के जो है लोकार्पण का या उसके उद्घाटन का। व्यवस्था के 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। मैं सुनकर बड़ा हैरान था, कांग्रेस के व्यक्ति कहते हैं कि कार्यपालिका का हेड जो है राष्ट्रपति होता है। इतनी समझ है? अभी आप रुकिए, कार्यपालिका का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, विधायिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो विषय जो है कार्यपालिका का है। देश में कितनी जो है कार्यपालिका के विषय है, जिनमें जो उद्घाटन का विषय जो कार्यपालिका का है। राष्ट्रपति का क्या काम है भाई? शैलेंद्र कॉमा लगा रहा हूँ, जी। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, और कार्यपालिका का अंग जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, कार्यपालिका का अंग जो है प्रेसिडेंट और नो, आई चैलेंज। एक बात बताइए, आप बहुत ध्यान से सुनने की बात है। देश के अंदर चाहे जितनी सड़कें हो, जितने भी राजभवन हो या जो भी इमारतें हो, वो सब कार्यपालिका का विषय है या नहीं है? उनका उद्घाटन कौन करता है? क्या राज्यपाल करते हैं? क्या राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, जब बात विधायिका के, देखिए आप बीच में नहीं, जब बात जो है विधायिका की आती है, विधायिका के विषय की आती है, संसद का सत्र बुलाना है, राष्ट्रपति का काम है। तो संसद भवन का लोकार्पण है, उद्घाटन है, उसमें क्या दिक्कत है? और चलो मैं आपके तथ्य को मान भी लूं, तो लोकतंत्र के कार्यालय, सबसे बड़ा जो मंदिर आज जो आजादी के बाद अपने देश के द्वारा बनाया हुआ, अगर आप लोकतंत्र के हिमायती होते तो आप स्वागत में शामिल होते। इस तरह से उसका बहिष्कार नहीं करते। जो है आपको शर्म आनी चाहिए। जो है देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वो स्पष्ट बता रहा है कि संसद किस तरह से बन रहा है। संसद सबसे ऊपर राष्ट्रपति और फिर लोकसभा, राज्यसभा। प्रधानमंत्री कहाँ पे है? प्रधानमंत्री है लोकसभा में, एक तरह से बहुमत दल के नेता हैं वो, उस जगह पे वहां पे खड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए ऐसे नहीं, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। एक सेकंड में, भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर उस रूप में नहीं है जिस रूप में परिभाषित किया जा रहा है। यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका मिली हुई होती है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, एक संवैधानिक प्रमुख है और एक वास्तविक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं। वैसे स्थिति में संसद भवन का उद्घाटन करने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति जी की बनती। देखिए, जो एक तरफा दिया जाए। एग्जाम्पल सेट करके दिखाते, ना करती इंदिरा गांधी उनका उद्घाटन, एग्जाम्पल सेट करती कांग्रेस। आज यहाँ पे खड़े के बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी आगे नव भारत को लेकर जा रहे हैं, तो परेशानी है आपको। अरे अफजल गुरु के मालिक बात करनी बंद कर। ये इतनी बात करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सारे इकट्ठे हो गए आज यहाँ पर मोदी के लिए बोलने के लिए। मोदी देश के हित में बात करता है, उसके लिए मरता है, उसके लिए जीता है। आज तक उसने 9 सालों में कभी छुट्टी नहीं ली। आज ये बोलने वाले लोग कौन हो? तुम्हारे पास नहीं है एक बात का ये अवसर कहने का वक्त। आज जो लोग बात करते हैं, राइट।
क्या नाम है? सत्यशील प्रकाश वर्मा। सत्यशील प्रकाश वर्मा। रोज नहीं बोला जाता है, रोज गैप लेके बोला जाता है। जी चलो बैठ। संविधान के किस पेज में, किस लाइन में ये लिखा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के विषय में इंटरफेयर करेंगे? संसद भवन कार्यपालिका का विषय है, इनको यही समझ नहीं है, दिक्कत यही है इनकी। डिवीजन पार्ट को जो कह रहे हैं कि वो आभासी है, वो बहुत क्लियर इस तरह से नहीं है। जी देखिए नहीं जी संविधान सभा के एक मिनट कितने कार्यक्रमों का उद्घाटन किया राजेंद्र प्रसाद ने, जरा बता दीजिए। शांत हो जाइए। पहली चीज ये है, फोटो ऑप्स की मैंने बात कही थी, राम मंदिर तक का जो शिलान्यास था वो भी एक पॉलिटिशियन ने किया। ये तो आप इस देश के धार्मिक कल्चर को बना रहे हैं। ना, देश के प्रधानमंत्री होने से पहले वो एक हिंदू है, और यदि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर पे शिलान्यास किया तो वो उनकी आस्था का विषय था। ये लोग उनकी आस्था 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पे प्रश्न नहीं उठा सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हो, सोनिया गांधी जी किस अधिकार से विधानसभाओं का शिलान्यास कर रही है? ये तो शिलान्यास और धार्मिक चीजें जो इस देश में किसी भी धर्म की हो, चाहे मुसलमानों की हो, हिंदुओं की, ईसाइयों की हो, उसमें राजनेताओं का क्या काम है? आप धर्म के थ्रू राजनीति करते हैं, आप धर्म के नाम में वोट मांगते हैं, आप राम के नाम को बेच रहे हैं, आप राम के नाम में वोट मांगते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री है तो क्या वो हिंदू नहीं है? ये राम का अपमान करने वाले राम के नाम पर, अरे भारतीय जनता पार्टी ने अपना खूंटा गाड़ दिया हिंदुस्तान में। पहली बार हिंदुस्तान में नया भारत है, संसद, नया रेलवे, नई सड़क, हिंदुस्तान। रुको पहले घड़ी देखने दो। 52 हुआ जी। दो सवाल का जवाब दूंगा सर। जैसा कि उन्होंने कहा, माननीय जो भी आए हैं उन्होंने कहे हैं कि पार्लियामेंट का जो एग्जीक्यूटिव का उन्होंने जो काम जो बताया है और वहां जो कार्यपालिका का, जरा एक बात बताइए सर, संसद का काम होता है कानून बनाना, और कोई भी कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का एसेंट होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, फिर कैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट उसके पार्ट नहीं है? और सर दूसरा आंसर ये है सर, जैसा कि सर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होने से पहले एक हिंदू है। सर प्रधानमंत्री जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं। हमारा देश जो है वो कोई धर्म का देश नहीं है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करेंगे, वो देश के वेलफेयर के लिए वो बियॉन्ड द रिलीजियस कोई भी काम करेंगे। इस तरह की बात सर ये नहीं कह सकते। मतलब जी 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 मैं बड़ा हैरान हूँ। हैरान किस बात पे? इस वजह से ना कि लोग जो है ना, अश्वस्थामा मारा गया, उसके बाद संघ बजा देना, वही प्रवृत्ति अपनाते हैं जो। अरे भैया, कार्यपालिका का विषय की बात कर रहे हो आप, जो है राष्ट्रपति कानून पर साइन करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है कानून को रूप देगा, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट का एक अंग है, पार्लियामेंट का एक अंग है। और जब एक बात बताइए, संसद के अंग है कि नहीं है? एक मिनट रुकिए ना सर, मैं कब कह रहा हूँ, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, बट ऑफ कोर्स। एक बात बताइए, कार्यपालिका के जितने भी विषय हैं, कितनी फाइल्स पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कितनी फाइल्स पे गवर्नर साइन करते हैं, जरा बता दें आप। बताइए आप। देखिए यहाँ पे विषय को भटकाया जा रहा है। सीधे देखिए, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं है, ये है इनकी सच्चाई। मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1973 का केशवानंद भारती केस में फिर मैं आज भाजपा वाले सिर्फ चिल्लाएंगे ना, इन पे तर्क है ना जानकारी है। आज सीधी सीधी बात है कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, संविधान की खिल्लियां उड़ाई जा रही है और इस जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस जनता के पैसे से पाई से बने हुए पार्लियामेंट में इसी जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसीलिए ये चिल्ला रहे हैं। आदमी जब चिल्लाता है, जब उस पर बातें नहीं होती, जब उस पर तर्क नहीं होते। अल्लाह नहीं बचाना चाहिए किसी को भी। अधीर रंजन चौधरी ने जब अपमान किया था राष्ट्रपति जी का, तब ये कहा थे इनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ था। और आज सोनिया गांधी जी किस अधिकार से विधानसभाओं के भवनों का शिलान्यास कर रही है, पहले इनसे पूछ के मुझे बताइए। बताओ। देखिए जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी की बात है, उन्होंने माफी भी मांगी। बंगाल से आते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। देखिए सुनिए, अब आप सुनिए,
आज जब इनके पास बात नहीं है, आप सिर्फ इतना पूछते हैं, जब राष्ट्रपति बड़ा है प्रधानमंत्री से, तो क्यों नहीं बुला रहे हैं? और एक बात और, अरे अब ये फिर चिल्ला, मैं इनकी बारे में नहीं पूछा, मैं इनकी बारे में नहीं बोला था, लेकिन ये मेरी बारे में मैथिल डिस्टर्बेंस होता, नहीं बोल पाता आदमी, भूल जाता है, मैथिल भूल जाता है, आदमी भूल जाता है। अरे मैथिल ये क्या, दिस इज नॉट द वे, प्लीज सर। अनिल जी, आप तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे। आज इनके पास जवाब नहीं है, तो कभी ये राजीव गांधी की बात करते हैं, कभी इंदिरा जी की बात करते हैं, कभी इमरजेंसी की बात करते हैं, कभी अधीर रंजन चौधरी की बात करते हैं। आदमी मुद्दे से कब भटकाता है, जब उस पर जवाब नहीं होता। आज जवाब नहीं है। देखो, मुझे बहुत दुख ये लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे आती है, अपना राग अलापती है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन गठन कर लेती है और फिर हिलोलती है, हमारे को बोला। अरे समझने वाली बात है। मैं फिर कहती हूँ कि क्यों इंदिरा गांधी ने शुरुआत करी थी ना, तो इंदिरा गांधी देती उस टाइम के प्रेसिडेंट को, कहती इनॉग्रेट करो, आओ करो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उसके बाद 2021 में फिर रहिए राहुल गांधी की बात जब करते हैं आगे। अब आप देखिए, राजीव गांधी ने भी पब्लिक राइट आम आदमी पार्टी गलत कौन है? आम आदमी गलत है, राइट आम आदमी पार्टी गलत कौन है? शुरुआत आपकी है, आपको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आशीर्वाद है आपको। देखिए प्रतीक जी, फिर वही बात हो रही है। रुको, प्रतीक जी, उद्घाटन है नई संसद भवन की बिल्डिंग का, और संसद में 2 सदन है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है। लोअर हाउस में जो स्पीकर लोकसभा है उनका वो लीड करते हैं, और अपर हाउस में राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति हैं वो लीड करते हैं। दोनों का नाम इन्विटेशन में नहीं है। उद्घाटन कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री। अरे लोकसभा स्पीकर को बाईपास कर दिया, प्रेसिडेंट को बाईपास कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को बाईपास कर दिया, राज्यसभा के सभापति को बाईपास कर दिया।